जय श्री राम। श्री बालाजी फलित ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दशा और अंतर्दशा इस सीरीज के तहत आज हम बात करने वाले हैं कि केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा कैसा फल देगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शास्त्र में इस दशा और अंतर्दशा का क्या फल बताया गया है। शास्त्र में केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा को अशुभ फलदायक बताया है, यानी कि जातक को इस दशा और अंतर्दशा में अशुभ फल मिलते हैं, जैसे कि जातक को अपने ही लोगों से कष्ट हो, अपने ही भाई बंधुओं से शत्रुता हो, दुष्ट जनों से शत्रुता हो और शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, शरीर में कोई रोग हो, अग्नि और शस्त्र से पीड़ा हो, अपने ही लोग जातक का विरोध करें, धन का नाश हो। तो इस तरीके के जो अशुभ फल हैं वे जातक को मिलते हैं इस दशा और अंतर्दशा के दौरान। लेकिन हर जातक को अशुभ फल ही मिले यह जरूरी नहीं है। इस दशा और अंतर्दशा में जातक को राजयोग का फल भी मिलता है। तो जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि कब किसी जातक को केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा में राजयोग का फल भी मिलता है। कोई भी ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल वह अपनी दशा अंतर्दशा में देता है, यह एक सामान्य नियम है ज्योतिष का। अब किसी ग्रह की महादशा में किसी ग्रह की अंतर्दशा कैसा फल देगी यह देखना है तो सबसे पहले यह देखिए कि ग्रह शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक। दशा अंतर्दशा में कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है या नैसर्गिक रूप से अशुभ, यह इतना महत्व नहीं रखता जितना कि यह महत्व रखता है कि भावेश के आधार पर ग्रह शुभ है या अशुभ। अब कोई भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होकर के अशुभ फलदायक हो जाता है और कोई भी नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर के शुभ फलदायक हो जाता है। तो दशा और अंतर्दशा में भावेश का बहुत ही महत्व है कि भावेश के आधार पर ग्रह शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। महर्षि पराशर जी ने भावेश के आधार पर ग्रह के शुभत्व या अशुभत्व के निर्धारण का निर्देश दिया है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मंगल और केतु यह शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक। अब मंगल का जैसा कि हम जानते हैं कि 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, तो भावेश के आधार पर मंगल का तो निर्धारण हो जाता है कि मंगल शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। लेकिन केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, तो इसलिए राशि के आधार पर केतु का निर्धारण नहीं हो पाता कि केतु शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक। वैसे किस लग्न में कौन सा ग्रह शुभ फलदायक रहता है, कौन सा ग्रह अशुभ फलदायक रहता है, यह अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हर लग्न के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। वैसे अगर मंगल की बात की जाए तो मंगल कर्क और सिंह लग्न में योग कारक होता है, क्योंकि इस कर्क और सिंह लग्न में मंगल एक साथ केंद्रेश और त्रिकोणेश होता है। मेष और वृश्चिक लग्न इसमें मंगल शुभ फलदायक रहता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल लग्नेश होता है। धनु और मीन लग्न इसमें मंगल शुभ फलदायक रहता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल त्रिकोणेश होता है। तो मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु और मीन इन लग्नों में मंगल शुभ फलदायक रहता है। बाकी के जो लग्न हैं इसमें मंगल अशुभ फलदायक रहता है। तो मंगल का तो हम यह निर्धारण कर लेते हैं कि मंगल शुभ फलदायक रहेगा या अशुभ फलदायक रहेगा। अब केतु के शुभत्व का निर्धारण करने के लिए यह देखिए कि केतु किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है। तो जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी बलवान है या निर्बल है। किस ग्रह के साथ में स्थित है, तो जिस ग्रह के साथ में स्थित है वह शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। किस ग्रह के नक्षत्र में स्थित है, तो इस तरीके से केतु के शुभत्व या अशुभत्व का निर्धारण होगा कि केतु शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। लघु पाराशरी में कहा गया है कि यद्यत भाव गतो वापि यद्यत भावे संयुक्तो ततत फलानि परबलो परिदिश्यताम तमोग्रो।
यानी कि राहु और केतु जिस भाव में स्थित हो या जिस भावेश के साथ स्थित हो, बलवान होने पर उसी के अनुसार अपना फल देते हैं। तो अगर केतु केंद्र में या त्रिकोण में स्थित है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर केतु एकादश भाव में स्थित है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर केतु शुभ ग्रह के साथ में स्थित है तो यहाँ पर केतु शुभ फलदायक हो जाएगा। अगर केतु अशुभ फलदायक के साथ में स्थित है तो यहाँ पर केतु भी अशुभ फलदायक रह जाएगा। तो जिस ग्रह के नक्षत्र में स्थित है वह नक्षत्र का स्वामी अगर शुभ फलदायक है तो केतु भी यहाँ पर शुभ फलदायक होगा। तो इस तरीके से हम केतु का निर्धारण करेंगे कि केतु शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। इसके पश्चात हमें यह देखना होता है कि मंगल और केतु इनके बीच में कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। अब ग्रह के बीच में संबंध कैसे बनता है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा संबंध कितना बलवान होता है, यह अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पराशरी राजयोग वाला मेरा वीडियो है वह आप देख सकते हैं, जिसमें डिटेल में मैंने संबंध के बारे में बताया है। वैसे संबंध 4 प्रकार के होते हैं: क्षेत्र संबंध, दृष्टि संबंध, एक स्थान स्थित दृष्टि संबंध और सावस्थान संबंध। लघु पराशरी में राहु और केतु इनके साथ सिर्फ एक ही संबंध को माना गया है और वह है सावस्थान संबंध, यानी कि एक ही भाव में इस ग्रह की स्थिति युति। अब मंगल और केतु इसके साथ में सिर्फ सावस्थान संबंध ही मान्य है, यानी कि जब मंगल और केतु इन दोनों की युति हो रही है, दोनों एक ही भाव में स्थित है, तो इनके बीच में सावस्थान संबंध ही माना जाएगा। इसके अलावा बाकी के जो 3 संबंध है वह संबंध मान्य नहीं है। तो अगर मंगल और केतु के बीच में संबंध बन रहा है तो ये संबंधी ग्रह कहलाएंगे, और अगर मंगल और केतु के बीच में संबंध नहीं बन रहा है तो ये असंबंधी ग्रह कहलाएंगे। अगर मंगल और केतु इनके बीच में सावस्थान संबंध बन रहा है तो सामान्यतः इनकी दशा अंतदशा अशुभ फलदायक रहती है। वह इसलिए क्योंकि मंगल एक तो नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है और केतु भी नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है, और जब साथ में दोनों स्थित होते हैं तो फिर तात्कालिक शत्रु भी दोनों बनते हैं। तो इस तरीके से मंगल और केतु अगर इनकी युति हो रही है तो फिर सामान्यतः इनकी दशा अंतदशा में अशुभ फल जातक को ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर यह युति 6, 8 और 12 भाव में हो रही है तो फिर इनकी अशुभ फलों में और बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि मंगल और केतु इनके बीच में कितने डिग्री का फर्क है। अगर मंगल और केतु इनके बीच में ज्यादा डिग्री का फर्क है तो फिर अशुभ फल ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे। लेकिन मंगल और केतु डिग्री के हिसाब से बहुत ही पास पास है तो फिर अशुभ फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो यह भी देखिए कि मंगल और केतु की अगर युति बन रही है, सावस्थान संबंध बन रहा है, तो दोनों के बीच में डिग्री के हिसाब से कितना फर्क है। अगर केतु जन्म कुंडली में दूसरे या 12वें भाव में, 6ठे या 8वें भाव में स्थित हो और मंगल भी अशुभ भाव का स्वामी होकर के निर्बल हो तो फिर मंगल में केतु या केतु में जो मंगल की दशा है यह भी बहुत ही अशुभ फलदायक रहती है। जन्म कुंडली में अगर मंगल और केतु इसके बीच में षडाष्टक योग बन रहा है, यानी कि जहां पर मंगल स्थित है उसे 6ठे या 8वें भाव में केतु स्थित हो, या जहां पर केतु स्थित है वहां से मंगल 6 या 8वें भाव में स्थित हो, दोनों के बीच में षडाष्टक योग बन रहा हो, तो फिर मंगल में केतु या केतु में जो मंगल की दशा है यह बहुत ही अशुभ फलदायक रहती है। इसमें जातक को काफी धन का नाश होता है, जगह छूटती है, नौकरी छूटती है और दूसरी तरीके की बहुत सारी परेशानी इस दशा और अंतर्दशा में जातक को आती है अगर मंगल और केतु के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है। तो अब बात करते हैं कि मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा में राजयोग का फल कब मिलता है। लघु पराशरी में कहा गया है कि तमोगुरो शुभारूढ़ान संबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको, यानी कि मंगल केंद्रेश या फिर त्रिकोणेश होकर के केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो
और केतु भी केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो, तो इन दोनों के बीच में संबंध न होने पर भी ये दोनों संबंधी की तरह ही माने जाएंगे और एक दूसरे की अंतर्दशा में राजयोग का फल देंगे। यानी कि जैसे कर्क या सिंह लग्न में मंगल केंद्रेश और त्रिकोणेश होता है, अगर मंगल केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और केतु भी केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तो फिर मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा में मंगल की जो अंतर्दशा है वह जातक को राजयोग का फल देती है। अगर मंगल और केतु जन्म कुंडली में एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, यानी कि जहां पर मंगल स्थित है वहां से केतु चौथे, सातवें, 10वें भाव में या 5वें या 90वें भाव में स्थित है, यानी कि मंगल से केंद्र या त्रिकोण में केतु स्थित है, तो ये केंद्र त्रिकोणीय संबंध बनने से भी मंगल में केतु या केतु में जो मंगल की दशा है यह काफी अच्छी जाती है। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि मंगल की स्थिति कैसी है। जन्म कुंडली में अगर मंगल अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्व राशि या मित्र राशि में स्थित है, केंद्र या त्रिकोण में स्थित है, तो फिर यह मंगल की काफी अच्छी स्थिति है। मंगल कहीं अस्त तो नहीं है। मंगल जो है वह नवमांश कुंडली में कैसी स्थिति है। नवमांश कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि में या स्व राशि में स्थित है या अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में स्थित है, तो नवमांश कुंडली में भी मंगल की स्थिति देखनी चाहिए कि वहां पर मंगल की स्थिति कैसी है। इसके अलावा अष्टक वर्ग भी देखिए कि अष्टक वर्ग में मंगल ने कितने बिंदु दिए और सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं। अगर मंगल की अष्टक वर्ग में 4 या 4 से ज्यादा बिंदु हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर सर्वाष्टक वर्ग में 28 या फिर 28 से ज्यादा बिंदु है तो यह फिर बहुत ही अच्छी स्थिति है मंगल की, कि मंगल यहाँ पर शुभ फलदायक रहेगा। इसके अलावा यह भी देखिए कि मंगल और केतु इनके ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है या अशुभ ग्रह का प्रभाव है। अगर कोई शुभ ग्रह मंगल और केतु को देख रहा है तो फिर ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है, और अगर कोई पाप ग्रह मंगल या फिर केतु को देख रहा है तो यह एक अशुभ स्थिति बनती है। वर्तमान गोचर स्थिति भी देखिए कि वर्तमान में मंगल और केतु की गोचर में क्या स्थिति है। दशा और अंतर्दशा के फलों के निर्धारण में वर्तमान में गोचर स्थिति का बहुत ही महत्व है। अगर वर्तमान गोचर स्थिति अनुकूल है तो यह एक दशा अंतर्दशा के लिए अच्छा पॉइंट है। तो इस तरीके से आप देखिए कि कितने पॉइंट्स प्लस में है, कितने पॉइंट्स माइनस में है। अब अगर प्लस पॉइंट्स ज्यादा है तो फिर मंगल में केतु या केतु में मंगल की जो दशा है वह अच्छी जाएगी, और अगर माइनस पॉइंट ज्यादा है तो फिर यह दशा अशुभ फलदायक रहेगी, अच्छी नहीं जाएगी। और अगर ऐसा है कि प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों ही बराबर है तो फिर केतु में मंगल या मंगल में केतु की जो दशा है यह मिश्रित फलदायक रहेगी। तो इस तरीके से आप स्वयं देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा में मंगल की जो अंतर्दशा है वह कैसा फल देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।